हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, कुछ फिर इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज भी नॉलेज सेक्शन है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी भी पुणे का जो सेशन है विच इज़ हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज मार्केट्स, राइट, उसके ऊपर एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड थोड़ा सा सेशन है। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द लिटिल मार्केट रिलेटेड एंड नॉट फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड सेशन। सो वो है ऑन 6th of April। इफ़ यू हैव नॉट बुकड येट, प्लीज़ बुक इट। लास्ट आई थिंक फ्यू 5-10 सीट्स आर रिमेनिंग, राइट। तो अगर अभी तक आपने बुक नहीं किया है तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल बुक कर लीजिए, सो दैट वी कैन जस्ट क्लोज इट एंड देन वी कैन मीट ऑन 6th of April। परिमल एंड आई विल बी देयर ऑन द सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो ग्लोबली मतलब यूएस मार्केट्स पॉजिटिव थे, मेजरली बिकॉज की जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, जो 2 अप्रैल को बात हो रही है आने की, एंड इट वॉज अनाउंस बाय द यूएस प्रेसिडेंट। उसमें लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी डाइल्यूशन हो रही है, राइट, कि थोड़ी सी लिमिटेशन हो रही है कि भाई शायद जितना ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात थी वहाँ उतना नहीं है। एक रेंज बनाने की बात हो रही है, सेक्टर स्पेसिफिसिटी की बात हो रही है। फिर सब पे नहीं लग रहा है, वो ये बात हो रही है कि कुछ 15 कंट्रीज़ पे लगेगा। डर्टी 15 बोला जा रहा है, ऑब्वियसली इंडिया इंक्लूडेड है उसमें, राइट। तो उसके ऊपर लगेगा, राइट। एंड तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मतलब फोकस है कि भाई चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरह से, मतलब डाइल्यूटेड वे में जो है वो शायद टैरिफ्स जो है 2 अप्रैल से लगेंगे। अब वो भी कैसे होंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली ये भी न्यूज़ में था कि देर इज़ अ यूएस, जो वहाँ की कोई अथॉरिटी है, वहाँ के कुछ लोग हैं जो इंडिया में आए हुए हैं टू डिस्कस एंड टू बेसिकली नेगोशिएट ऑन द टैरिफ्स विच शुड बी इम्पोज्ड ऑन इंडिया। तो इसके ऊपर भी सारी चीज़ें चल रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी आई थिंक कुछ कुछ एक्शंस ले रही है कि जो टैरिफ्स गवर्नमेंट ने यूएस कंपनीज पे लगाए थे उसको हम रिड्यूस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। तो इसलिए यूएस मार्केट्स मतलब अच्छा उछाल आया कुछ दिनों के बाद, राइट। और वही था कि पॉजिटिव था कि भाई चलो एटलीस्ट, चलो ठीक है, टैरिफ्स तो लग रहे हैं, अभी तो ये तो नहीं है टैरिफ नहीं लगेंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनारियो, जो इकोनॉमिक सिनारियोज जो प्ले होना था वो शायद अभी नहीं होगा। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर पॉजिटिविटी था। सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ जो है वो बोला है कि ही विल इम्पोज 25% टैरिफ जो कंट्री बाय करते हैं ऑयल या गैस वेनेजुएला से, राइट। और इसके चक्कर में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए 1% से 72-73 के बीच में अभी ब्रेंट पहुंच गया है डॉलर पर बैरल, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, राइट। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा था ना कि टैरिफ मीटर होना चाहिए कि यूएस में एग्जैक्टली अभी टैरिफ किसके ऊपर कितने हैं, करंटली कितना है, कितनी बोले गए हैं और कितने, क्या क्या डेडलाइन है, तो इसके ऊपर एक मीटर होना चाहिए। तो अभी 25 एक मतलब 25% टैरिफ की डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वेनेजुला से आप ये लेते हो तो हम लगाएंगे। इंडिया भी आई थिंक लेता है थोड़ा बहुत ऑयल। आई डोंट थिंक इट इज़ अ मेजर सप्लायर, बट स्टिल यस, इंडिया डू टेक फ्रॉम वेनेजुला। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस बढ़ाए हैं अभी यूएस ने, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि अभी अगर रशिया यूक्रेन वॉर बंद होता है या फिर सीज फायर लगता है यार, तो शायद रशिया का ऑयल मार्केट में आए अच्छे से, मतलब आराम से। तो कुछ कंट्रीज़ का बंद किया जा रहा है अगेन, राइट। तो ईरान का बंद किया जा रहा है, अभी वेनेजुला का बंद किया जा रहा है कि भाई वो ना आए, ताकि वो थोड़े से स्टेबल रहें, प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा ना गिरें, ऑयल प्राइजेस। मतलब इस तरह से शायद चलता हुआ कुछ तो चीज़ें चल रही हैं। हूथीज़ पे अटैक बाय यूएस, वो भी स्टैंड अलोन, किसी के साथ बिना पार्टनरशिप के, राइट, विदाउट एनी एस्केलेशन। लास्ट 2-3 महीने से तो कुछ वहाँ पर रेड सी में कोई एस्केलेशन भी नहीं था, राइट। तो वो फिर अब ये टैरिफ बोला जा रहा है कि वेनेजुला पे 25% टैरिफ, फिर ईरान के ऊपर एक्स्ट्रा जो है सैंक्शंस लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब दो चीज़ें हैं कि या तो वही डॉलर इसके प्राइजेस बढ़ाने की बात हो रही है कि भाई ताकि थोड़े से प्राइजेस जो हैं इसके बढ़ें ऑयल के, या फिर रशिया का अगर ऑयल आता है मार्केट में फुल फ्लेजेडली, तो जो प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश ना हो, उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंट्रीज़ का ऑयल ही बंद कर दो, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी धीरे धीरे और चीज़ें समझ आएंगी। इंडियन मार्केट भी कल पॉजिटिव रही। एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंसिस्टेंटली बाइंग,
और उसकी वजह से रुपी भी जो है वो 3 मंथ्स हाई पे पहुंच गया है, राइट। तो रुपी इज अप्रिशिएटिंग एंड इट्स एक्चुअली इन मार्च में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रही है इंडियन करेंसी इन मार्च। तो ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से अप्रिशिएट हो चुका है रुपी इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो जितने भी मेरे ख्याल से 2025 में, राइट, जितना भी गिरा था, वो सारे जो है लॉसेस उन्होंने इरेज कर दिए हैं रुपी ने, राइट। 2025 के सारे लॉसेस। सेबी की कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं विच आई थिंक यू शुड गाइस शुड नो। वन इज़ की डिस्क्लोजर रूल्स थे एफपीआईज के लिए कि भाई अगर आप 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट है आपका सिक्योरिटीज मार्केट में इंडिया में, तो उसके लिए कुछ ग्रैनुलर डिस्क्लोजर्स थे कि और ज़्यादा डिस्क्लोजर्स मांगे जाते थे सेबी द्वारा। और ये शायद 2023 के सर्कुलर में हुआ था, स्पेशली आई थिंक आफ्टर हिडनबर्ग क्राइसिस के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाया गया था फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग के ऊपर। बट अब वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, 25,000 करोड़ से अब AUM जो है वो 50,000 करोड़ कर दिया गया है कि भाई अगर हम एडिशनल डिस्क्लोजर जब मांगेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को एक थोड़ा सा बेनिफिट वहाँ दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और भी चीज़ें बात हो रही हैं, जब से न्यू सेबी चेयरमैन आए हैं तो उन्होंने बोला है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए वी वांट टू मेक, मतलब चीज़ें जो है सिंपलर रादर देन मोर डिफिकल्ट। तो एक अच्छा स्टेप था ये, मेरे को लगता है उस हिसाब से। सेकंड जो था फॉर अस रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, तो यज्ञा इज बोथ, राइट, यू नो, सेबी रजिस्टर्ड हम एनालिस्ट भी हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं। तो इट वॉज इनिशियली डिस्कशन जो जनवरी में एक सर्कुलर आया था उसमें ये था कि भाई क्वार्टरली ही पेमेंट ली जा सकती है, RAs कैन ओनली टेक 3 मंथ्स एडवांस पेमेंट एंड नॉट 1 ईयर एडवांस पेमेंट। एंड RIAs के लिए भी कुछ 6 मंथ्स का था। तो अब वो जो है हटा के वापस 1 ईयर का कर दिया है। पहले उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, फिर 3 मंथ्स किया, अब वो हटा के आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, मतलब RAs एंड RIAs आई थिंक कंप्लेंट अबाउट इट कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेट होगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ेगा। तो वो वापस अभी 1 ईयर की, तो 1 ईयर फीस जो है अब RA एंड RIAs कैन टेक, मतलब मैक्सिमम, राइट, फ्रॉम द इन्वेस्टर। गवर्नमेंट ने भी अब अगेन जैसे मैं बोला था ना आपको कि कुछ तो टैरिफ्स का चल रहा है, तो अब एक 66% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाती है गवर्नमेंट ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो वो हटा दिया है। तो ये जो नया फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में चल रहा है, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, राइट, जो नया बिल की बात बजट में भी हुई थी, तो जस्ट टू सिंप्लीफाई करंट इनकम टैक्स स्ट्रक्चर और पूरा उसके ऊपर बात हो रही थी ना, तो उसमें ये 6% इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो हटा दिया गया है। और इससे बेनिफिट किसको होगा? टेक, मतलब गूगल जैसी कंपनीज, अमेजॉन जैसी कंपनीज को, जो मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स के किंग है, राइट। और इंडियन कंपनीज भी जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करती है, तो उनको ये बेनिफिट होगा। और अगेन दिस इज, ये मेरे को लगता है टैरिफ से बेसिकली उसके हिसाब से, मतलब टैरिफ जो है हम लगा रहे हैं US कंपनीज और मेजरली यूएसई कंपनीज हैं ये सब, टेक टाइटन्स, तो उसको कम किया गया है। मेरे को लगता है कि उस थॉट प्रोसेस से कि टैरिफ हमें कम करने हैं ताकि हमारे ऊपर भी कम लगे, और दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन एज वेल। गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है FY25 में। ये जो है FY24 में 63,740 करोड़ था, विच वॉज हाइएस्ट एवर। अभी 70,000 करोड़ की उम्मीद है। तो जो इंडिया के जो PSCs हैं, मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, राइट, तो उससे गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट बजट है, हर बार जो आता है और वो कभी भी मीट नहीं होता, लगातार आई थिंक 3-4, आई डोंट नो कितने सालों से शायद मीट ही नहीं हो रहा है, वो हर बार 47,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट होते हैं। गवर्नमेंट कहती है भाई हम अपनी कंपनी से स्टेक कम करेंगे और उससे पैसा इकट्ठा करेंगे, तो वो कभी मीट नहीं होता। लेकिन उसकी जगह अभी डिविडेंड जो है वो मेकअप कर रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो डिविडेंड से मीट हो रहा है। तो अभी देखो, कोल इंडिया ने ही FY25 में सिर्फ अकेले ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा डिविडेंड दिया है। ONGC ने भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा डिविडेंड दिया है। तो ये दो कंपनीज ने ही ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ प्लस का डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को। और डिविडेंड पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चेंज की थी, 30% का डिविडेंड की बात हुई थी कि 30% तक का डिविडेंड जो है कंपनीज को देना ही है, PSCs को। एंड ऑब्वियसली मोर एंड मोर PSCs आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। अभी आपने देखा कि SBI वगैरह के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, तो वो सारी चीज़ें भी बेनिफिट दे रही हैं। DLF का शेयर कल 3% अप था, मेजरली बिकॉज 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, मतलब दे हैव अनाउंस्ड। पावर मैक हैज़ इंक्रीज्ड बाय 17%, मेजरली बिकॉज BHEL से उनको 597 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी जो स्पेशली जो पावर प्लांट्स वगैरह जो है, कोल प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स जो है उसमें बनाने में
सिविल और आर्किटेक्चर वर्क करती है, इस तरह के काम करते हैं वो, राइट। पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एज वेल, सो थोड़ा सा मेरे को छोटी कंपनी है वैसे, जस्ट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो मेरे को लगा कि आई वी शुड कवर। ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपने जेन 3 स्कूटर्स फाइनली दे हैव स्टार्टेड बिगिनिंग डिलीवरीज, एंड दिस इज गोइंग टू बी an important की फैक्टर फॉर देम कि हाउ द स्टॉक और हाउ द कंपनी बेसिकली डज, बिकॉज दे आर बेटिंग अ लॉट ऑन दिस जेन 3, और स्पेशली तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, राइट, ईवी में, टू व्हीलर्स में। तो उसमें अब जो है ये ओला जो है अभी जेन 3 जो है, दे आर सेइंग कि इट इज़ मच मच बेटर देन अर्लियर स्कूटर्स। तो वो दे आर लॉन्चिंग, एंड इफ इट इज़ एक्चुअली बेटर देन द कॉम्पिटिशन, देन द कंपनी मे डू वेल एज वेल। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल आई सेड। बहुत ज़्यादा आज मेरे ख्याल से न्यूज़ नहीं थी, ग्लोबल ही ज़्यादा न्यूज़ थी अगर हम देखें तो, राइट। तो अभी टैरिफ्स वगैरह के ऊपर वी शुड फोकस, मतलब मार्केट का भी थोड़ा फोकस उधर ही है। अब सेकेंड मार्च अप्रैल की ही मेजरली थोड़ी सी वेट हो रही है, और उसी के बेसिस पे चीज़ें जो हैं वो फिगर आउट होंगी ओवरऑल। ठीक है, बाकी आई थिंक लास्ट 7-8 days हैज़ बीन गुड फॉर अ मार्केट। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर लाइकिंग इट, और थोड़ा सा वो पॉजिटिविटी वापस जो है मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, और कुछ कुछ नंबर्स हैं विच आई जस्ट वांट टू शेयर। तो ये एक जीरोधा बाय मार्केट्स करके एक टेक्स्ट पे चैनल चैनल मतलब एक हैंडल है, और तो दे शेयर्ड दिस फ्यू चार्ट्स, एंड इट वाज, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चाइना की ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर थोड़ा फोकस, एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, स्पेशली मतलब अपनी कंपनीज भी, जैगुआर लैंड रोवर, दो हमने टैरिफ्स वगैरह लगा रखे हैं, तो चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना वो नहीं कर पा रही हैं, बट ओवरऑल आप समझोगे कि स्केल ऑफ व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट। तो अभी देखो आप कि पहले तो 2023 का ही नंबर है कि लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट कौन सी है न्यू कार रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे, तो 2.5 करोड़ गाड़ियाँ चाइना में बिकी। 2.6 एक्चुअली 2.56 करोड़ चाइना में इन 2023। यूएस से भी ज़्यादा 1.5, यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है ऑटोमोबाइल में, चाइना में उससे ज़्यादा मार्केट गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर हुई। फिर थर्ड पूरा यूरोप मिला के 1.3, फिर इंडिया ने 41 लाख कार जो हैं हुई, जापान से हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं अब। तो फोर्थ बिगेस्ट हम ओवरऑल न्यू कार रजिस्ट्रेशन टर्म्स में वी आर नाउ द फोर्थ बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। फोर्थ बिगेस्ट मतलब यूरोप को तो खैर एक मार्केट नहीं माना जाता, तो थर्ड बिगेस्ट है उस हिसाब से, चाइना, यूएस एंड इंडिया नाउ। बट ऑब्वियसली द डिफरेंस इज स्टिल बिगर, बट ऑब्वियसली दे आर मच बिगर इकोनॉमीज एज वेल, एंड दे आर मच बिगर जोग्राफिकल मार्केट एज वेल, राइट। बट आप चाइना को देखो, राइट, कि ये यूएस को कोई ऐसा लग रहा था कि यूएस बहुत बड़ा है, बट चाइना इज नाउ हैज सरपास देम क्वाइट वेल। अब ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट है चाइना का व्हीकल एक्सपोर्ट। आप देखो, दिस इज 2011 से ही है चार्ट, लास्ट 13-14 साल से। हम जस्ट सी दिस डार्क ब्लू कलर। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट ज़्यादा होता था, एक्सपोर्ट कम होता था 2016-17 तक। मतलब आप ये देखो कंसिस्टेंटली ये चीज़, फिर 2018 में एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट कम होना शुरू हुआ, और फिर कोविड के बाद नाउ यू जस्ट सी कि व्हाट हैज़ हैपेंड, लाइक कि 1 मिलियन कार्स के आसपास का एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 6 मिलियन कार का एक्सपोर्ट दे हैव स्टार्टेड डूइंग। मतलब और इम्पोर्ट जो है वो कंसिस्टेंटली उतना ही है या कम हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड। तो ये इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो यही जैगुआर लैंड रोवर, यही इसी की वजह से BMW, ऑडी, जब अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली सभी कार कंपनीज जो प्रीमियम कार कंपनीज हैं ग्लोबली, ठीक है, इनकी हालत ख़राब है, इनका स्टॉक्स भी नॉट अच्छा नहीं चल रहा। इवन टेस्ला भी देखो आप काफ़ी गिरा बीच में, राइट। और ये सभी कार कंपनी जो हैं, इसी बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग, डंपिंग देयर कार्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, और मतलब टेक्नोलॉजी वाइज भी, एंड दे हैव डन वेरी वेरी वेल। और ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर ये कर रही हैं, और दिस इज़ हाउ दे डू डंपिंग, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़बरदस्त है कि दे कैन जस्ट स्केल इट लाइक दिस, मतलब दिस इज अमेजिंग स्केल, राइट। एक और नंबर अभी देखो EU कि बहुत ज़्यादा, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि BMW जो है वो कम कर रही है अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन कम हो गया है, ये सारी चीज़ें आपने, मतलब आई एम श्योर यू गाइज हैव हर्ड अबाउट दीज न्यूज़। तो ये देखो आप EU में किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा है चाइना का। चाइना एक्सपोर्ट टू EU एंड चाइना इम्पोर्ट फ्रॉम EU नाउ हैज़ बिकम ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो ये देखो आप ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, तो जितना इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट करने लग गए। तो EU में भी चाइनीज़ कार आर बिकमिंग पॉपुलर, एंड दिस हैज़ लाइक मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज, राइट। $1 बिलियन में है ये ट्रेड। फिर अब आप देखो जर्मनी जो सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर माना जाता है, राइट। अब देखो कोविड के बाद क्या हुआ है कि मतलब दे हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू कम बैक, राइट। पहले ये कितनी गाड़ियाँ बनाते थे, 6,000, राइट,
तो 60 लाख के आसपास, 60 लाख गाड़ियाँ 2012 16 17 तक, मतलब 15 16 तक भी 60 लाख गाड़ियाँ बनाते थे, राइट। और अब जो है वो 4 लाख के आसपास हो गई, रह गई हैं। अगर हम कोविड में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, 3 लाख रह गई थी, अब 4 लाख जो है उसको रिकवर नहीं कर पाए, दे हैव नॉट एबल टू रीच थ्रू वो 6 लाख 7 लाख 6.5 लाख का जो फिगर है। तो 4 लाख, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट, और ये जो है चाइना से का इम्पैक्ट है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है, अब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना का सामान लोग खरीद रहे हैं, सस्ती भी गाड़ियाँ हैं एंड एज गुड एज, और स्पेशली ईवी में दे हैव जस्ट डन वेरी वेरी वेल, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ हाउ चाइना समटाइम्स ऑपरेट, राइट। एंड ये स्केल जो है वो उनके पास है, एंड दैट्स वाई जो है, मतलब यूएस जो है टैरिफ्स वगैरह की जो बात हो रही है, और कंसिस्टेंटली टैरिफ जो चाइना के ऊपर बढ़ा रहा है, इवन यूरोप इज़ थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग टैरिफ्स ऑन चाइना, या इंडिया भी कंसिस्टेंटली इसी चीज़ में डर रहता है कि भाई हम टैरिफ्स लगाते हैं और चाइना के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब द स्केल विच दे कैन डू द वर्क, तो दैट इज़ फिनोमिनल, राइट। एंड एवरी वन इज जस्ट स्केर्ड ऑफ दैट, और ये बहुत बड़ा जो टैरिफ का जो चक्कर है वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ा कारण जो है वो चाइना है इसका, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि दिस इज़ हाउ, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ बेसिकली, क्यों हो रहा है ये, किस लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार आप बात करेंगे, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप डेट्रॉइट की बात करते हैं कि भाई यहाँ हम कार मैन्युफैक्चर करते थे, सारी कार मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से चली गई है, कहाँ गई है वो, चाइना में गई है। अब हम चाइना की गाड़ियाँ यहाँ से सब जगह जा रही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट है, राइट। तो वो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर एनालाइजिंग स्टॉक्स, व्हेन वी आर एनालाइजिंग जियोपॉलिटिक्स, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे ट्रिगर्स होते हैं सब चीज़ें करने के। दैट इज़ ऑल आई हैव, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली या सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह पे, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, हैव ए ग्रेट डे अहेड, see you tomorrow, someone else, if I am not there, someone else will see you tomorrow in the morning news. Have a great time. Jai Hind.